बोल रहे हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? ओके। ओके। ग्रेट। उस्मान कैसे हैं आप? जी हसन, इंशा, नईम, आमिर, आमिर, हारियू, सिद्रा, उस्मान। अच्छा, मुझे ना आज आई एम नॉट हियर टू गिव यू डिलीवर अ वेरी फॉर्मल लेक्चर। मुझे आज कुछ चीजें, कुछ बातें आपसे करनी थी। जो अभी सीएसएस की डीएमसी आज हमारे पास आ गई, अपडेट हो गई। आज दो सर मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। नॉर्मली प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा ये रहता है कि जो अच्छे भले एस्टिमेट जारी कर रहे होते हैं ना, उनके साथ जब डीएम से सेट की जाती हैं तो वो ठीक ठाक परेशान हो जाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स को लेके। क्या है, ला, ये इसमें फेल हो गया, मेरा भी ये सब्जेक्ट है, वो आगे चल के उसको चेंज करने का प्लान कर लेते हैं। तो मैंने सिर्फ दो आपके साथ डीएम से शेयर की। एक वो जिसमें ऐसे पास है और एक वो जिसमें ऐसा फेल है, केस स्टडीज के तौर पर। मैं बात करना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद ये फ्लो एंड कोहेरेंस पर बात करना चाह रहा हूँ। मेरी बातें गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये हमारे पास है एक एक डिस्कशन आज होगी जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन ले सकूंगा। उनके आंसर्स जो है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। हम जो है कोशिश करेंगे कि मिलजुल के जो है वो कुछ सीख सकें, कुछ चीजें जो है वो सीख सकें। और आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम देख सकें कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर इन लोगों ने जो पास हुए हैं उन्होंने किया, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये लोग नहीं कर सके, जो फेल हुए। एक चीज तो याद रखें, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिनमें आप समझ सकें कि किसी का वैसे ही चले जो है वो गैस लग गया, किसी ने वैसे ही जो है वो ट्राई किया और वो इस लेवल पे आ गया। अगर किसी के 52 मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली उसके पीछे जो है वो हार्ड वर्क है। और अगर किसी के जो है वो 27 मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स अपनी डिफरेंट जो है वो डीएमसी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्टिल दे आर शेयरिंग देयर डीएमसी, वो बता रहे हैं और कुछ इश्यूज हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इसके साथ शेयर करना शुरू कर दें। हम केस स्टडी के तौर पर कुछ तो ले सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनके सेकंड सेकंड अटेम्प्ट थी लेकिन वो फेल हो चुके थे, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी थर्ड अटेम्प्ट थी लेकिन वो जो है वो इंग्लिश एस एल प्रेसी में पास है। 13 स्टूडेंट्स इन टोटल वो हैं जो कि एस एल प्रेसी में पास हैं। लेकिन उनने जो है वो कुछ को यूएस हिस्ट्री ने जो है वो खत्म कर दिया, उड़ा दिया। कुछ को जो है वो जीके का पेपर जो है वो हमारे पास करंट अफेयर्स है, वो ले डूबा। तो भले उनकी रीजन जो भी रही हो, ठीक है, उनकी रीजन जो भी रही हो, कुछ रीजन को हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे तो एक चीज अपने पल्ले बांध लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी रीट्रेट करूंगा और मैं क्वेश्चन भी लूंगा आज आपके सेशन में कि सीएसएस में आपको जिस सब्जेक्ट में फेल करना है उसकी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऐसे ने उठा रखी है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे पास ही नहीं होता है। आप ऐसे को पास करने वाला लिखता नहीं है। अब लिखने से क्या मुराद है? तो ये जो साहब हमारे स्टूडेंट हैं, इनका सुहेल, इसका पहले भी पास था। अब ये पहले भी हमारे प्रीवियस बैचेस में स्टूडेंट रहा है। सुहेल का पास है, मजहर का पास है, देयर आर लॉट मेनी अदर पीपल के जिनके पास है। लेकिन इस दफा जो है वो सुहेल फेल हो गया। उसकी वजह ये थी कि जब सुहेल से लास्ट में मैंने ये कहा कि आपको जरूरत है लिखने की, आप लिखो। उन्होंने एक सिर्फ अपना ऐसे चेक करवाया लिख के, और वो भी जो है वो उसमें मैंने फेल दिया था। मेरा ख्याल है मैंने उसमें 23 नंबर दिए थे, लेकिन पेपर में उन्होंने 27 उसको नंबर दे दिए। आप, सुहेल की गलती ये थी कि उसने लिखा नहीं था, ठीक है। एक चीज ये आप नहीं करोगे, पल्ले बांध लो। आपने लिखना है और लिख के इवेल्युएट जरूर करवाना है, ठीक है। ABCD किसी से भी करवाओ लेकिन इवेल्युएट जरूर करवाओ। इवेल्युएशन दो तरह की होती है। एक इवेल्युएशन इस तरह से होती है कि आपने लिख के भेजा, उस एग्जामिनर के पास चला गया, उसने जो है वो आपका चेक किया, नीला बीला करने के बाद वापस भेज दिया। लेकिन डिटेल में कोई कमेंट नहीं दिया, उसने ये बता दिया कि ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है आपको नहीं पता, ठीक है। तो इट इज समथिंग जो कि करप्शन है, जो कि चीटिंग है। इफ समवन इज डूइंग दिस विद यू तो आप उन्हें बताएं कि लाइक वेयर इज माय मिस्टेक।
ठीक है। हाँ, अगर आप कोई रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली पैराग्राफ चेक करवा रहे हो, और किसी ने आपके वो सर्कल्स लगा दिए हैं इसमें, फिर तो आपको पता लगना चाहिए कि ये शायद पहले भी इस पर बात हो चुकी है। एवेल्यूएशन की दूसरी जो है वो टाइप होती है, इसको प्रेफर कीजिएगा। ये हमारे पास होती है लाइव एवेल्यूएशन। इसमें आपका पेपर जूम पे आपके सामने आ जाता है, और वो आपको साथ साथ वजह भी बता रहा होता है कि जी ये गलत है, ये आपने क्यों गलत किया, क्यों नंबर काटे। वो आपको बताएगा कि इससे काटे, और ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। इस सिचुएशन में आपका एग्जामिनर इस तरह से, जिस तरह से आपको पास बैठा के वो चेक कर रहा होता है, मैं इसको प्रेफर करूंगा कि आप इसके साथ जाएं, और नॉर्मली हम भी इसी पे जाते हैं, तो इसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। एक काम लिखोगे। दूसरे नंबर पे जब मैंने पूछा कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो है वो अभी डिस्कशन हमारी हो रही थी, हमने ओपनली फ्रीली जो है वो लोगों को ऑप्शन दिया कि आप अपने डीएमसी चेक करें, और हम देख सकें कि आप लोगों के कहाँ कहाँ से जो मसाइल हैं, और उनमें वो मसाइल कैसे जो है वो आप कवर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको गाइडलाइंस के लिए जो है वो इन्विटेशन दी। तो विद इन नो टाइम मुझे जो है वो 15 से 20 डीएमसी मेरे नंबर पे रिसीव हो गई। अब ये 15 से 20 डीएमसी में से मेरे पास 18 डीएमसी वो थे जिनमें से ऐसे फेल था। अब इन लोगों के साथ मैंने 18 लोगों के साथ हर एक के साथ कोशिश की कि मैं 3 मिनट बात करूंगा। ऑब्वियसली आई विल ट्राई के 2 से 3 मिनट में मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन इनके सामने पुट करता था, और मैं इनसे ये पूछ रहा था कि आप मुझे अपने सोर्सेज बताइएगा कि आपने पेपर पे प्रिपेयर किस तरह से किया, सोर्स क्या था। द आंसर वॉज कि हमने जो सोर्स फॉलो किया था वो मार्केट के अंदर मौजूद किताबें थी, हमने कोई किताब देखी, हमने एक बुक को देखा, हमने कोशिश की कि हम लोग जो है वो उन तमाम चीजों को देख सकें जो कि हमारे पास मार्केट में डाटा इजीली अवेलेबल था। अच्छा, इन तमाम लोगों में ये 18 में से मुझे तकरीबन 6 लोगों का ये आंसर मुझे मिल सका। इससे एक चीज मुझे डेवलप हुई कि ये 6 के 6 वो लोग हैं जो कि उस डाटा पे रिलाई कर रहे थे, जो डाटा सभी लोग फॉलो कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो फॉलो करते हैं वो गलत होता है। कल मैंने एक वर्ड आपको बताया था जिसको हम क्लिशे कहते हैं। क्लिशे कहते हैं एक चीज को बार 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 यूज करते चला जाओगे, आपके एग्जामिनर के लिए वो अपील नहीं करती, वो यूनिकनेस नहीं रहती। तो एक, ना लिखना। दूसरा, उस डेटा को फॉलो करना आपने कि जो आपके पास मार्केट में आसानी से अवेलेबल था, और उसको सबने ABCD ने फॉलो कर लिया, वो दूसरा तरीके का। नोट कर रहे हो ये सारी चीजें? whatever I'm telling you, I'm sure that you are noting it down कि क्या क्या नहीं करना है, आप नोट कर रहे हो? Just write yes or no in the chat box। नहीं, आमिर नोट करें यार। यू नीड टू नोट इट डाउन, क्या क्या नहीं करो। ठीक है मुजम्मिल, आई एम हैप्पी टू हैव यू। नहीं यार, जरा क्लास में वो लिंक को रिप्लाई में लेके लिखिएगा, हाईली इंपॉर्टेंट लेक्चर। क्या पता कोई लेजी शेजी बंदा जो है वो बैठा हो, डीएम से देख रहा हो, तो उसका भी फायदा हो जाए। अच्छा, नंबर 3 पे क्या नहीं करना। नंबर 3 पे जब मैंने ये कोशिश की कि मुझे बताइएगा कि आपने इंट्रोडक्शन को कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की, तो हम मेरे पास सिर्फ एक ब्लैंक सा जवाब था, एक आंसर था कि है टेक्निक भी कोई होती है। तो इट मीन कि ये वो लोग थे जिनके पास इस चीज का भी आंसर नहीं था कि उन्हें टेक्निक का पता हो। और कुछ लोग को उन्होंने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम दिया कि एक दफा मैं वाकई में परेशान हो गया कि क्या वाकई में तुम्हें नहीं पता कि ये टेक्निक क्या होती है। फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए उनसे थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूजन, इन तमाम चीजों का पूछा, तो मुझे पता चला कि वाकई में बहुत बड़े बड़े गैप्स मौजूद हैं। अब आई डोंट नो ये किसकी साइड से गलती है, कहाँ पे जो है वो मिस्टेक है। लोग न जाने क्यों ये समझ लेते हैं कि CSS इंग्लिश ऐसे में क्रैम करने से उन्हें चीजें जो है मिल जाएंगी। 398 समथिंग के करीब जो है वो हमारे पास लोग पास होते हैं 20-30 हजार में से। तो इसका मतलब ये है कि समझने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ तो है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो प्लीज मेक इट श्योर कि जो चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, उन चीजों को जो है, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्शन को मैंने शेयर किया, थीसिस स्टेटमेंट को शेयर किया, उन पैटर्न को शेयर किया जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको आप फॉलो करते चले जाएं। नंबर 4 पे मेरे पास उन स्टूडेंट्स की रेशियो बहुत ज्यादा रही जब मैंने उनसे जो है वो पूछा कि आप मुझे जरा गाइड करें कि आपने रिसर्च
से मेंशन किया, या आपने कोट लिखने के बाद उनको जो है वो नीचे नाम मेंशन किया। तो हमारे पास 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने रेफरेंसेस को कोट किया था, लेकिन उन्होंने रेफरेंसेस को कोट प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। उनके नंबर 30 से ऊपर थे, लेकिन 35 से नीचे थे। एक उनकी जो है वो डीएमसीस के अंदर एक रेलिवेंस हमें नजर आ रही है, एक डाटा के अंदर हमें रेलिवेंस नजर आ रही थी कि सही वो लोग हैं कि जिन्होंने डाटा को कोशिश किया तो पुट कर सकें, बट वो एक ऑर्डर में नहीं था, उन्हें नहीं पता चला कि इसको कोड कैसे करना है, और मुमकिन है कि इसके साथ साथ उनके और भी इश्यूज आए हों और वो फेल हो गए। जो लोग ऐसे में पास थे वो प्रेसी में भी पास थे, ये बात मैंने देखी। लेकिन जो प्रेसी में फेल थे वो ऐसे में 100% फेल थे, ये बात भी मैंने देखी। तो आपने एक चीज को मेक इट श्योर करना है कि जब आपका ऐसे अगर ठीक है तो प्रेसी आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ठीक ही तब होगा जब आपकी प्रेसी ठीक होगी। हमारे पास नंबर 6 पे मेजर इशू था फ्लो एंड कोहेरेंस का। लोगों को ये नहीं पता था कि हमने फ्लो कैसे मेंटेन रखते हैं, कोहेरेंस क्या होती है, ट्रांजिशन का इफेक्टिव यूज कैसे करना है। ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी थी जो लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। ठीक है। और इन तमाम चीजों की वजह से वो इन अटेम्प्ट्स में अपने ऐसे को फेल कर चुके थे। दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे में पास थे, जब उनके नंबर देखे गए, ज्यादातर के नंबर जो है वो 40 से 45 के दरमियान थे। रेयर जो हमारे पास 3-4 लोग ऐसे थे आउट ऑफ 30 के जिनके नंबर जो है वो 50 से लेकर 53 के दरमियान थे मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा। ये कुछ जो है वो रेशियो रही थी, लेकिन मेजोरिटी फॉल कर रही थी यहाँ पे, और एक्सेप्शनल हमारे पास 2 से 3 केसेस जो है वो 50 से 53 पे थे। अच्छा, ये वो लोग हैं कि जो रेगुलरली काम करते रहे, अपने एक्सप्रेशन पे, लैंग्वेज पे, जो चीजें रिक्वेस्ट करते रहे, ये उनके ऊपर काम करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर पास इन देयर फाइनल पेपर। मेरे यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड की तो इसलिए पास हो गए। मेरे यहाँ पे बताने का मकसद ये है उन्होंने वो चीजें फॉलो की जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, और आपके लिए भी जरूरी है कि उन चीजों को फॉलो करें। फ्लो एंड कोहेरेंस, ये एक ऐसा हमारे पास ब्लेंडर नजर आया मुझे, और वैसे भी आज का हमारा टॉपिक भी यही था। एक ऐसा ब्लेंडर था जो बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं किया। मेजोरिटी जो हमारे पास एसएल प्रेसी में पास थी वो मैंने बताया यूएस हिस्ट्री के अंदर फेल थी। ये बात मैंने पिछले साल भी स्टूडेंट्स को गाइड की थी, और इस साल भी मैंने रिकमेंड किया है कि यूएस हिस्ट्री की तरफ ना चाहिएगा। हमारे पास जो है वो इंडो पाक को ले लीजिएगा, एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन लोग यूएस हिस्ट्री की तरफ ज्यादा इसलिए जाते हैं कि इसका सिलेबस कम है, लेकिन वो सिलेबस जो है वो ले डूबता। ठीक है। और उसने ले डूबा। ये हमारे पास जो सारी की सारी चीजें हैं तो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई। अभी मैं 10 मिनट के लिए आपके साथ क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊंगा, फिर हम अपने टॉपिक फ्लो एंड कोहेरेंस पे जाएंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो इस मौजूदा रिजल्ट को लेके है, आप, आपके जहन में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो चाहते हैं है, चाहे कि एग्जामिनर चेक कैसे करता है, रिब्रिक्स क्या होती है, वजह क्या होती है, जो लोग क्या क्या करते हैं, मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए, या वो तो वो पूछा जा सकता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। और मैं यहाँ पे वही अल्फाज में दोबारा कहूंगा कि सीएसएस में इंग्लिश ऐसे जो है वो इनफैक्ट आपका पूरे का पूरा सीएसएस है। आप 11 के 11 सब्जेक्ट पास कर लोगे, आप फेल हो जब तक आपका ऐसे पास नहीं। तो ऐसे को आप उतनी ही तवज्जो देनी है कि जितनी आप बाकी पूरे सीएसएस को रहते हो। तो एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना हम जो है वो फ्लो एंड कोहेरेंस पे चलेंगे। नो क्वेश्चन। ओके। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सबका कोई क्वेश्चन नहीं है। वैसे बड़े मजे की बात है कि नो क्वेश्चन। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नईम साहब से है वो। और अच्छा जी, तो यूएस हिस्ट्री सिर्फ पहले 2-3 ईयर्स में ज्यादा फेल हुई है, तो इसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा रहा है। अच्छा, अभी हुई है, पहले इसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा रहा है जी नहीं। लेकिन अगर स्कोरिंग ट्रेंड चेंज हो गया हो तो आपको चाहिए कि आप फोकस करें उस सब्जेक्ट पे जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। इंटरेस्ट की तरफ चले जाएं। यूएस हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के फेल किया है। यूएस हिस्ट्री में उसने लोगों का इंटरेस्ट देखा, उसने क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया। जब क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया गया तो लोग ट्रैक से हटते हैं। फिर तो लॉन्ग सिलेबस भी काफी डिफिकल्ट होता है कवर करना, इम्पॉसिबल है
ये जो आपने बात की है, ये एक ऐसी रीजन है जिसे बहुत से लोग जो है वो देते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि सिलेबस लॉन्ग है तो इस वजह से कवर करना मुश्किल है। जिन लोगों ने इंडो पाक रखा, हमारे अभी इस ग्रुप में जो है वो नईम साहब हैं, आमिर साहब हैं, मैडम इंस्टा हैं, मानूर हैं, मुजम्मिल साहब हैं, पता नहीं अभी है इनका कि नहीं है, ये वो लोग मौजूद हैं। अगर आप इनसे पूछेंगे तो दे विल डेफिनेटली से कि इंडो पाक इन्हें बड़ा मजे का सब्जेक्ट लगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, इनको डिटेल्स उसके अभी भी याद होंगे। ठीक है, आई एम श्योर। इज इट सो? आप यस या नो में बता सकते हैं जिन लोगों का मैंने नाम लिया, कि इनको अभी भी वो डिटेल्स याद होंगी, वही बाबर, वही हुमायूं, वही शेरशाह, वही सारी की सारी चीजें जो हैं, और इनका न सिर्फ इन चीजों को इन्होंने देखा होगा बल्कि इनको उनकी डिटेल्स पे काम करना आसान लगेगा। उस सिलेबस पर क्या करना जो सिलेबस हमें पेपर में डिपेंड ना कर सके। और ये इंडो पाक का सिलेबस ये लोग बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के अंदर इन्हें सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अफेयर्स के सारा एंड वाला सेक्शन जो है वो इंडो पाक के अंदर आता है। और यही हमारे पास जो है वो खूबी है कि 3 सब्जेक्ट्स को ये कवर करता है। तो आप उसे करो या ना करो, एज इट इज टॉपिक जो है वो वही सैयद अहमद खान इंडो पाक में है, वही पाकिस्तान अफेयर्स में है, वही हमारे पास फराज है। तो द थिंग इज दैट द सिलेबस रिमेन्स द सेम। तो अब हमारे पास जो है, ये जिन लोगों ने इसको रखा, दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि उन्होंने इसको टाइमली डिसीजन लिया। ठीक है, तो इसको जिन्होंने नहीं रखा इंडो पाक के, लेंथी जरूर है, लेंथी जरूर है, लेकिन ये है कि हमारे पास जो है वो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि इसको जो जरूर करना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो मेरी नजर से गुजरी और जिसके बारे में मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको जो है उसको जरूर देखिएगा, वो फ्लो एंड कॉहेरेंस है। फ्लो एंड कॉहेरेंस, अब वो हमारे पास फ्लो एंड कॉहेरेंस हमारे पास क्या रहा। अच्छा चलिए, ठीक हो गया मुजम्मिल साहब, मैंने देख लिया। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं सर। अच्छा, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, फ्लो एंड कॉहेरेंस क्या होता है? जी, ये बात मुजम्मिल साहब भी पहले नहीं मानते थे, अब मान गए हैं। ग्रेट हो गया। तो सीधा इसको अपने डिसीजन को रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। अब हमारे पास जो है, हम ये बात जो है अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड फॉर्मली स्टार्टिंग माय टुडेज लेक्चर, फ्लो एंड कॉहेरेंस। अच्छा देखो यार, जब मैं पीएमएस में पेपर पढ़ता हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं थोड़ी सी आज इनफॉर्मल बातें आपके साथ कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ते हुए मेरे कुछ एक्सपीरियंस के पेपर इतने मजे वाले होते हैं मेरे लिए पढ़ना, कि मुझे वो सिर्फ उनको देखते ही मैं क्रॉस करता हूँ और आगे चला जाता हूँ। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन? देखो, आपके जो माइंड में अभी जितनी चीजें चल रही हैं ना, अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा तवज्जो के साथ देखो, इफ यू पे क्लोज अटेंशन, तो अभी आपके माइंड में क्या हो रहा है? कुछ भी चल रहा होगा। अब कितनी क्रेजी थिंकिंग है। अभी आपके पास जो है मोस्ट प्रोबेबली कोई और सोच आपके जहन में आ रही है, उनका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप अभी फील कर रहे होंगे या कभी फील करते हैं कि यार वो मेरा फलाना काम रहता है, अगले ही लम्हे आपको पता लगता है नहीं यार चलो कुछ खाते पीते हैं, कुछ डिलीशियस सा खाते हैं, आज पिज्जा ऑर्डर करता है। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल यार अब वीकेंड आने वाला है, इस क्लास के बाद मैंने फलान पे जाना है, फलान काम करना है। ठीक है, सो ऐसा होता है हम सबकी जिंदगी में। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि एक पेपर और जो है वो कागज उठाए और सबके ऊपर जो है वो लिखते चले जाओ जो जो कुछ ध्यान में आ रहा है, और वो राइटिंग अगर कोई थर्ड पर्सन पढ़ेगा तो वो ये कहेगा कि एक पागल इंसान है। ठीक है, तो वो एक पागल इंसान है जो कुछ भी लिखता चला जा रहा है, मतलब अभी आपके माइंड में जो भी चीज आ रही है वो लिख रहे हैं। ठीक है, अगर उसे आप लिखते चले जाओगे तो इट मीन कि दैट पर्टिकुलर राइटिंग वुड बी डिक्लेयर्ड इन। यार ये सिर्फ पागलपन है। ये वो वजह है जो मैं आज की डीएमसी देखने के बाद मैं अंदाजा लगा पाया। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सेल्फ ब्लैकमेलिंग का शिकार थे। सेल्फ ब्लैकमेलिंग से क्या मुराद था? उन्हें लगता था कि मैंने पिछले साल पास कर लिया, इस साल तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा। मेरी एक स्टूडेंट है, 48 सीटीपी से है, और 48 वो ऑलरेडी जो है वो क्वालिफाइड है। ठीक है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है। एक जो है वो 49 सीटीपी से है। उन्होंने, इन दोनों का भी ऐसे फेल था। अब होना तो ये चाहिए कि ऑलरेडी जो है वो सर्विसेज में, तो इन्होंने कैसे ऐसे फेल कर दिया ऑलरेडी एजुकेशन में?
जब लोग अपना ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा सीएसएस देना पड़ता है ना, दोबारा सीएसएस से गुजरना पड़ता है ग्रुप चेंज करने के लिए। कि मुझे फॉरेन सर्विसेज अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है पुलिस सर्विसेज अच्छा है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा नहीं है, मैं जो है वो फॉरेन अफेयर्स में जाना चाहता हूँ, तो अपना ग्रुप चेंज करने के लिए दोबारा गुजरता हूँ। अच्छा, इनकी जो मैंने चीज ऑब्जर्व की व्हेन आई वाज इन अ डिस्कशन विद देम, तो मुझे पता चला कि ये लोग भी वो लोग हैं कि जो इस चीज से भूल चुके हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी। अगर प्रैक्टिस को लिखना इन लोगों ने छोड़ा, तो इट मीन कि जब उनका नहीं क्वालिफाई हो सका, तो हाउ यू कैन से कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। राइटिंग जो है हजूरे वाला, ये आपकी रिफाइंड थिंकिंग का नाम। जो माइंड में आया वही लिख देना राइटिंग नहीं। अगर माइंड में जो कुछ आता चला जाता है वो लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। उसके बाद जो है, अगर वही काम करना है तो वो तो राइटिंग नहीं, और ना ही वो आपका सीएसएस में आपका एग्जामिनर मांगता है। सीएसएस का एग्जामिनर मांगता है कि आप अपने माइंड को फोर्स करो कि भाई तुम्हारे अंदर जितनी थॉट्स चल रही हैं उनको स्लो डाउन करो, उनको एक सिंगल आइडिया पे लेके आओ। और अब कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया जो है वो तुम्हें दरम्यान में नहीं छोड़ना। जो सेंटेंस आपने पेज के ऊपर लिखा, ये वो सेंटेंस है जो सोच समझ के पूरी पेशेंस के साथ करवा अपने आइडियाज को कन्वे करने की कोशिश, और आपने इफेक्टिवली जो है वो रीडर को कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट। तो हमारे पास जब ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी सूरत हाल होती है, तो हमें फोकस्ड रहना पड़ता है। हम जब फोकस्ड रहते हैं, ओनली देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। अब फोकस रहने से क्या मतलब है कि राइटिंग इस चीज का नाम नहीं है कि वट एवर यूर थिंकिंग तो आपने उसको लिख दिया। एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, बिकॉज मैंने बताया कि आज की सारी डिस्कशन कॉन्टेक्स्ट में होगी। जो एस्पिरेंट्स ने अपने पेपर शेयर किए, डीएम शेयर किए, जिनमें से कुछ मैंने आपके साथ किए, कुछ अगर मुझे लगा कि ये इनएविटेबल है, जरूर शेयर होनी चाहिए, वो भी मैं करूंगा। जब मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे ये बताएंगे कि आपने जब सीएसएस में ऐसे का टॉपिक चूज किया, आपने क्या वाइड टॉपिक चूज किया था, नैरो समझ से किया था, किस बेसिस पे चूज किया था? द आंसर वाज, नहीं, मुझे तो इन चीजों का नहीं आइडिया नहीं था कि वाइड था या नैरो था, ये किसी को आइडिया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम की कमी थी, तो मैंने इससे जो मुझे लगा वक्त के तौर पर अच्छा, वो मैंने चूज कर लिया। एक एस्पिरेंट ने तो ये बताया कि वो भूल चुके थे कि उन्होंने जो है वो टॉपिक लिया, लेकिन वो उस पर लिखते चले जा रहे थे। ये चीजें जो है वो रियल एग्जाम में बैठने के बाद प्रेशर में आती हैं। देखो, राइटिंग जो है वो पावरफुल भी होती है, इफेक्टिव भी होती है। यही चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। मैं आम तौर पे जब भी कोई बात लिखता हूँ या कहता हूँ, आई प्रेफर कि वो मैं सादा से सादा अल्फाज के अंदर कहूँ। आपका कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी पेपर में यूज करना आपको अच्छे नंबर नहीं दिलाएगा, लेकिन आपका गलत अल्फाज, गलत स्ट्रक्चर, गलत कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई चीजें आपको जरूर मार्क्स कम करवाएं। अगर आपको पावरफुल कोट्स नहीं याद हैं तो ये बहुत बेहतर है गलत नहीं लिखो। आपको कुछ कोटेशन जो है, कुछ लिरिकल, कुछ जो है वो मेटाफर्स, सिंबल्स नहीं याद हैं, तो आप मत इस्तेमाल करें। सिंपलिसिटी के ऊपर लेकर चलें, लेकिन एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो फंडामेंटली आपके फ्लो एंड कोहेरेंस के ऊपर फोकस करे। लेकिन ये फ्लो एंड कोहेरेंस होता क्या है? मैं जितनी भी रीडिंग जो है वो पढ़ता हूँ, इवन अपनी जो हमारे राइटिंग सेशन के स्टूडेंट्स हैं, जब उनकी मैं प्रैक्टिस चेक करता हूँ, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आपकी राइटिंग के अंदर फ्लो नहीं है, कोहेरेंस नहीं है। ये होता क्या है? देखो, जब आपका रीडर को पता चल रहा होता है कि आपका फ्लो बिल्कुल क्लियर है और कोहेरेंट, जिसका मतलब ये होता है कि आपके रीडर को ये पता चलता है कि जब एक चीज को पढ़ते पढ़ते इसने अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया है, तो वो हमारे पास जो है वो कहा है, वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करता है।
मिसाल के तौर पर जब हम फ्लो की बात करते हैं, फ्लो इज द सेंस दैट ईच सेंटेंस बिल्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो बात पहले की है उसी के ऊपर इंफॉर्मेशन डेवलप करो ना, उसी के ऊपर बात बताओ ना। अगर सवाल गंदम जवाब चना के चले जाओगे तो यू आर नॉट मेंटेनिंग द फ्लो। अगर पानी की एक नदी जो है वो बहती चले जाती है, आप ये बता रहे हैं कि पानी जो है वो नीचे बह रहा है, और अचानक से आपने बताया है कि पानी हवा में उड़ना शुरू हो गया है, तो फ्लो कहाँ पे चला गया भाई यार, वो तो पानी नीचे बह रहा था। आप बात कर रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी है, ये है वो है। पॉवर्टी में बात करते करते आईटी किधर से आ गया है? पॉवर्टी की बात करते करते पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से आ गया? पॉवर्टी की बात करते करते एजुकेशन इवन कहाँ से आ गया? एजुकेशन कहाँ से? कोटेशंस आपने याद की होती हैं एजुकेशन पे, लेकिन उन्हें आप लगा देते हो ऑनलाइन एजुकेशन पे। भाई इट इज डिफरेंट, ऑनलाइन एजुकेशन इज डिफरेंट एंड द एजुकेशन इज डिफरेंट। जब आपके दो लिखे हुए मुजम्मिल साहब सेंटेंसेस जो है वो सक्सेशन में नहीं होंगे ना, उनके दरमियान कनेक्शन नहीं होगा, तो वहां पे फ्लो नहीं होगा। मुझे पता है कि ये बात समझ में भी नहीं आई होगी, एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम इस पैराग्राफ को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इनको तनकीदी निगाहों से देखेंगे। वो विल ट्राई टू ऑब्वियसली इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ क्रिटिकली। हम इसको समझने की भी कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं कि व्हेन आई से व्हाट डू आई मीन बाय फ्लो, तो फ्लो होता क्या? जी प्लीज पढ़िएगा। Accountability is needed for effective governance. All acts of omission and commission by the official must be made answerable to the public. RTI Act is one of the key legislations that strengthen accountability. Transparency and fairness in decision making has been ensured as most of the government documents are now made accessible to the public. Corruption and leakages in many government schemes such as PDS and मनरेगा, मनरेगा। are controlled by other similar tools such as social audit, citizen charter, and e-governance. Right to public service law needs to be enacted to further strengthen accountability. ग्रेट। हमारे पास इस पैसेज को दोबारा पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि इन्होंने सही नहीं पढ़ा, इसलिए कि मैं बता सकूं कि फ्लो कहाँ पे मिस हुआ। अकाउंटेबिलिटी इज नीडेड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। पहला सेंटेंस है, तर्जुमा करो जरा। कर लिया? फाइन। अब आगे चलो। ऑल एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन बाय द ऑफिशियल्स मस्ट बी मेड आंसरेबल टू पब्लिक। ठीक है, आंसरेबल टू पब्लिक। आरटीआई एक्ट इज वन ऑफ द की लेजिस्लेशन स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी। जरा मुझे ये बताना कि हमारे पास जो है, पहले में वो अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव गवर्नेंस की बात कर रहा है कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए जरूरी होता है। दूसरे में वो बात कर रहा है एक्ट ऑफ कमीशन की एंड कमीशन की। तीसरे में वो बात कर रहा है आरटी एक्ट की। फोर्थ में वो बात कर रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस की। फिफ्थ में वो बात कर रहा है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेसिबल हैं। फिर वो बात कर रहा है करप्शन एंड लीकेजेस। फिर वो बात कर रहा है एमरीगा की आर कंट्रोल बाय सिमिलर टूल। राइट टू पब्लिक सर्विस लॉ नीड्स टू बी इनएक्टेड टू फर्दर स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी। क्या फील करते हैं कि इसके अंदर फ्लो मौजूद है? Is there any flow in the paragraph? क्या फील करते हैं? Is there any flow in the paragraph? क्या हमारे पास पैराग्राफ के अंदर कोई फ्लो मौजूद है? अच्छा, जब मैंने इसकी बात की, अब ये हमारे पास जो है, ये पैराग्राफ आपको कैसे जो है वो लगता है? एक ऐसा पैराग्राफ लगेगा जो कि नॉन सेंस होगा। अगर कि इसके अंदर हर जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसमें हर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। बट यू नो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक सेंटेंस जो है वो पिछले सेंटेंस से नहीं जुड़ा हुआ। एक सेंटेंस जो है वो रेलिवेंट नहीं है प्रीवियस सेंटेंस से। पहले वाला बात करता है अकाउंटेबिलिटी की, इनफ, अब बहुत अच्छा है।
लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी से फॉरन ऑल एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमीशन कहाँ पे चला गया? आपने फील किया कि हमारे पास ऑल एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमीशन पे जो है वो चला गया? ठीक है, हमारे पास ऑल एक्ट्स ऑफ कमीशन है, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कहीं से निकल के अचानक से, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास करप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब इस तरह का पैसेज जितना भी अच्छे से लिखा होगा, उसमें एक चीज मिस होती है और वो हमारे पास फ्लो होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं जो है वो बात करूं कि फ्लो इसमें डाला कैसे जाएगा, सर अगर हम फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो होगा कैसे? चलो फ्लो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये पैसेज जो है वो हम देखते हैं और इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर फ्लो मौजूद है। जी प्लीज। For effective governance, we must have accountability. It is the mechanism through which the public can hold the officials answerable for their acts of omission and commission. In India, one of the key legislation that strengthened accountability is the RTI Act. This act made government documents accessible to the public, ensuring transparency and fairness in decision making. RTI, along with other tools such as social audit and independent media, has been fairly successful in unearthing major scams such as 2G and CWG. Now the time has come to further strengthen accountability by enacting the Right to Public Service Law. यस पार्टिसिपेंट, अपेरेंटली आपको क्या फील होता है कि क्या ये अप टू द मार्क है? क्या हमारे पास ये वाला इफेक्टिव वे से है? व्हाट डू यू फील? यस और नो? इज इट अ पैराग्राफ that we should use and we are recommended to use कि जिसको हम पेपर में कर सकें? अच्छा, इसमें ऐसा क्या है? देखिए, for effective governance we must have accountability. It is the mechanism to which the public can hold the officials answerable for their acts of omission and commission. आप देख रहे हैं क्या एक सेंटेंस पिछले से जुड़ा हुआ है? In India, act of key legislation that strengthens accountability is RTI Act. This act made government documents accessible to the public. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? अब यहाँ पे हमारे पास ये है, जितने उसने वर्ड बोल्ड में बताए हुए हैं, ये वर्ड बेसिकली कनेक्शन डेवलप करता है। ये वो वाले अल्फाज हैं जो कि कनेक्शन देता है, जो कि जोड़ते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये जब जोड़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये फ्लो है। ठीक है। फ्लो का मतलब ये है जब आपका एक सेंटेंस लॉजिकली अक्ली तौर पर पिछले सेंटेंस के साथ जुड़ा होता है, उसे हम जो है वो फ्लो कहते हैं। ठीक है। अब फ्लो अकेला जरूरी नहीं है आपके लिए, आपके लिए कोहेरेंस भी जरूरी है। और वो कोहेरेंस क्या होती है? इसे हम कनेक्टिवनेस के नाम से भी जानते हैं। कनेक्टिवनेस हमारे पास वो वाले अल्फाज होते हैं जो कि सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और ट्रांजिशन के तौर पे काम करते हैं सेंटेंसेस के दरमियान जो है। अब हम मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टिव को यूज करते हैं लॉजिकल रिलेशन के बेसिस पे। चलिए कुछ कनेक्टिव जो है वो हमारे पास कुछ कनेक्टर्स उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जहाँ पे आपने शो करना होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, तो, देयरफॉर, दस। ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर्स, जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं ओनली देन हमारे एग्जामिनर को पता चलता है कि फ्लो मौजूद है। अगर आप वैसे ही एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं और आपने नहीं लिखा टू ऐड एन एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, मेनली फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिकली टू इलिस्ट्रेट, इट मींस यू आर मिसिंग समथिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वो वाले टूल्स हैं जो हमारी राइटिंग को स्मूथ बनाते हैं। ये वो वाले टूल्स हैं जो हमारी राइटिंग को तेज बनाते हैं, जो हमारी राइटिंग को इस चीज के लिए एलिजिबल करते हैं कि हमारे एग्जामिनर को वो क्यों पढ़ना चाहिए और हमारे एग्जामिनर को क्यों नंबर देना चाहिए। अगर आप जो है वो फ्लो नहीं है, अगर आपके पास जो है वो कनेक्टर्स नहीं है, देन इट मीन्स कि आपका जो ऐसे है वो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे फॉल सकते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम ये देखेंगे कि क्या ये हमारे पास इसके अंदर जो है कोई कनेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, कनेक्टर्स मौजूद हैं।
अगर जो है वो कोई कनेक्टर्स मौजूद हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, अगर ये कनेक्टर्स नहीं है तो कैसा दिखाई देता है। जी प्लीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence poses an important challenge to the country's economy. Our economy needs to generate new jobs as millions of youth enter the labor force every year. To this newly entering labor force, we must ensure the right skill development. Equipping them with adequate skills is crucial to make them employable in industries such as leather, textile, and food processing. Specifically, the food processing sector has a tremendous potential to absorb the excessive labor currently concentrated, concentrated in agriculture. However, to shift this workforce from agriculture to industry, we must first strengthen the manufacturing sector. This sector is being promoted by the government through the Make in Indian program. उस India program. पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको एक चीज नजर आती है, वो ये आती है कि हर सेंटेंस पिछले से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज और समझ में आती है, मेरे पास अगर पेपर में ये पैराग्राफ आएगा मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। अब मैं इसे क्रॉस क्यों करूंगा जबकि इसके अंदर तो ठीक ठाक उसने ट्रांजिशन को भी यूज किया है, फ्लो भी है। मैं इसे क्रॉस करूंगा और उसकी वजह ये है, मैं बड़े काम की बात आप आज आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एग्जामिनर किसी भी चीज को क्या विदाउट एनी रीजन जो है वो क्रॉस कर देता है या उसके पीछे कोई लॉजिक होती है। मैंने पहली लाइन पढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस एन इम्पोर्टेंट चैलेंज टू द कंट्रीज इकोनॉमी। बहुत अच्छा लगा यार, ये बड़ा अच्छा उसने लिखा। अब आर इकोनॉमी, ये भी अच्छा लगा उसने इसके साथ जोड़ा। आर इकोनॉमी नीड्स टू जनरेट न्यू जॉब्स एज मिलियन ऑफ यूथ इंटर द लेबर फोर्स एवरी ईयर। मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। यहाँ पे बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही थी, तुमने कीवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया था, तो शायद उसको कोई मिस्टेक हो गई, ये शायद मुझे पढ़ने में गलती लगी। लेकिन मेरे पास जहन में मुझे एक पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन इम्पोर्टेंट चैलेंज की बात की थी, क्योंकि पहली लाइन क्या होती है, पहली लाइन क्या होती है, पहली लाइन क्या होती है हमारे पास जो है टॉपिक सेंटेंस होते हैं। अब मुझे जब मैंने दूसरी लाइन पढ़ी तो दूसरी लाइन पढ़ने के बाद मैं मुझे थोड़ा सा खटका हुआ कि यार ये बंदा वट एवर ही शी इज राइटिंग ये अप टू द मार्क नहीं है। अब मैं आगे पढ़ने की बजाय दूसरी लाइन के बाद मैं इधर आ जाऊंगा, एंड पे आ जाऊंगा। जब मैं एंड पे आऊंगा, अब मैं एंड वाली लाइन को सबसे पहले जो है वो पढ़ूंगा, और वो क्या है, यहाँ से मैं पढ़ूंगा, however to shift this workforce from agriculture to industry we must strengthen the manufacturing sector. This sector is being promoted to the government through the Make in India program. क्या आपको लगता है कि हमारे पास ये रिलेट करता है टॉपिक सेंटेंस के साथ? क्या ये रिलेट करता है टॉपिक सेंटेंस के साथ? द वेरी क्लियर आंसर इज नो। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने बड़ी क्लेवरली जो है वो एक चीज की, और वो ये थी कि इसने यहाँ पे ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया, इसने यहाँ पे कनेक्टर्स का इस्तेमाल तो कर दिया, इसने हर सेंटेंस को दूसरे के साथ जोड़ने में तो ये कामयाब हो गया, लेकिन ये एक चीज में कामयाब। जब इसने एक सिंगल टॉपिक के ऊपर काम नहीं किया तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग हियर। बट मैं बताना चाहता हूँ आर इकोनॉमी उसने जोड़ा, टू दिस न्यूली एंटरिंग लेबर फोर्स उसने जोड़ा, इक्विपिंग देम विद द एडिक्वेट स्किल्स उसने जोड़ने की कोशिश की, बट एक आइडिया वो नहीं है। और मुझे आइडिया कैसे पता चला, मैंने टॉपिक सेंटेंस को कंक्लूजन के साथ उसके आखिरी लाइन के साथ जोड़ने की कोशिश। अच्छा जी, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। इस चीज को कि जब आप एक आईडी के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, इसे हम कोहेरेंस कहते हैं। अभी तक मुझे बताएं, समझ में आ चुका है कि फ्लो क्या होता है और कोहेरेंस क्या होता है? अगले सेंटेंस का पिछले सेंटेंस के साथ जोड़ना शर्मत साहब फ्लो कहलाता है।
पहला सेंटेंस जो है वो उसी की बेसिस पे दूसरा सेंटेंस होगा। कोहेरेंस का मतलब है एक ही आइडिया से वो जुड़ा होगा। कोहेरेंस को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। अच्छा सरमत जो है हमारे पास, उस्मान आई एम हैप्पी टू हैव यू टुडे। कोहेरेंस का मतलब हमारे पास ये होता है कि जो आपके रीडर्स होते हैं दे नॉट ओनली वांट कि आप के पास एक नेचुरल ट्रांजिशन हो जो बिटवीन द सेंटेंसेस। जब आपका एग्जामिनर है वो सिर्फ यही नहीं चाहता कि भाई आपने ट्रांजिशन बड़ी अच्छी यूज कर दी है, वो ये भी चाहता है कि एक ही आईडी के ऊपर मस्त बने। अब ये बातें जब हम अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, अगर तो कोई समझ जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आपने एक ही आईडी के ऊपर बात की। अब ये जो है वो हमारे पास होगा कोहेरेंट। लेकिन कोहेरेंट के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको टॉपिक समझाना चाहूंगा कि टॉपिक क्या होता है। जब मैं टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ तो टॉपिक ये है कि वो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए तमाम के तमाम सेंटेंसेस का। तमाम के तमाम सेंटेंसेस का वो हमारे पास जो है वो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है उसी पैसेज को हम देखते हैं। अब मेरे पास उसी तरह का एक और पैसेज आ गया। Despite its many benefits, artificial intelligence poses a serious challenge to the country's economy and its social order. As per WEF report, AI is to displace 75 million existing jobs through automation. On the other hand, with 50% of India's population under 25, the need for new jobs is only going to increase. But as AI, अब मुझे यहाँ से पढ़ने के बाद मैं उसको एंड पे पढ़ना चाहूंगा कि क्या मेरे पास एंड पे क्या है। If we are to harness AI's benefit, it is imperative that we must first address these challenges. क्या ये हमारे पास एक ऐसा पैराग्राफ है जो कोहेरेंट है? The answer of this particular question is yes. Yes. अब हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि सर देखें, ये तो हमें पता चल गया कि विद इन पैराग्राफ जो दूसरी लाइन है उसको जब हम पहले से रिलेट करते हैं वो हमारे पास कहलाता है फ्लो। और जो पैराग्राफ है उसका एक ही आइडिया के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए, हमारे पास कोहेरेंस कहलाता है। सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हमें सर मसला पड़ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है जब हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं। मैडम मिश्रा, आपका एक क्वेश्चन बड़ा मेजर आपने पूछा था कि हम पैराग्राफ के दरमियान ट्रांजिशन कैसे करते हैं। सर यहाँ तक तो पता चल गया, एक से दूसरे में जाते हुए क्या करेंगे। हाँ, एक ना स्टूडेंट है, उन्हें मैंने बताया कि आप ट्रांजिशन को यूज कर सकते हैं, इन एडिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउएवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा उन्होंने हर जगह इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुमकिन है वो साइंस के बैकग्राउंड से थे, उन्हें नहीं इस चीज का आइडिया था। बट हम चाहे वो रिडंडेंट कहते हैं, एक जैसे ही आइडियाज को बार बार इस्तेमाल करना। पैराग्राफ के दरमियान हम ट्रांजिशन कैसे करते हैं। अच्छा जब आपको पूरे के पूरे ऐसे को कोहेरेंट बनाना होता है ना, फिर आपको पैराग्राफ के दरमियान ट्रांजिशन को यूज करना होता है। अब तीन तरह से जो है वो आप इसको कर सकते हो। पहले नंबर पे लिंकिंग सेंटेंस के साथ, दूसरे नंबर पे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ के, तीसरे नंबर पे आप जो है वो पहले पैराग्राफ के आखिर में एक हिंट दे दोगे कि जनाब मैं जो है वो आगे ये बात करने जा रहा हूँ। समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि पहला जो है पैराग्राफ लिख रहे हो, उसके एंड पे आप एक सेंटेंस लिखते हो, ठीक है, जो आपके पढ़ने वाले को बता देता है कि आगे आप क्या करने जा रहे हो। मिसाल के तौर पर लेट्स से यू हैव रिटन अ पैराग्राफ अबाउट द थ्रेट posed by artificial intelligence to the job. At the end of it, you can write a linking sentence. Further, we must be mindful of the fact that artificial intelligence poses a major challenge, not just economically but also ethically. अब अगला पैसेज जो है वो उसमें कौन सी बात होने जा रही है, कौन से टॉपिक पे बात करेगा वो, जब उसने बता दिया हमारे पास किस पे बात होगी जी, बताइए जरा। फर्दर वी मस्ट बी
mindful of the fact that artificial intelligence poses a major challenge not just economically but also ethically. Yes, इसको हम कहते हैं लिंकिंग सेंटेंस। ये पहली टेक्निक है। नईम, आमिर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, यू रिक्वेस्टेड टू नोट इट डाउन। मैं ये भी चेक करूंगा आमिर साहब, लिंकिंग जो है वो सेंटेंस कौन सा वाला है आपका। ठीक है, ये आप जो है वो ये कर सकते हैं। वेरी गुड मलिक साहब। अब हमारे पास जो है वो जब हमने इसकी बात की, दूसरे नंबर पे बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Instead of linking a linking sentence, you can also add a question at the end of the paragraph. जब आपने अपने क्वेश्चन को ऐड किया तो अब आप वो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप कह देंगे thus we have examined the threat posed by AI to our economy, but what about the challenges brought by AI to our ethics and morals? ठीक है, या so far we have examined the threat posed by AI to our economy, but cares about ethics? Who cares about ethics in this, in the age of information technology? ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एथिक्स पे बात करने जा रहे हो। पहला, आप उसी सेंटेंस में बात कर सकते हो। दूसरा, एक क्वेश्चन पोज कर सकते हो और आगे चल के उसी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ये बड़ी काम की बात है हजूरे वाला, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लोग नॉर्मली नहीं शेयर करते हैं। आई डोंट नो वो क्यों नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। या आप किसी से पूछें कि विद इन पैराग्राफ के ट्रांजिशन के कितने तरीकेकार हैं, तो वो आपको बताएगा कि यार कोई तरीकेकार नहीं है, ये तो बस आपका लिखने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। आप पूछें कि फ्लो क्या होता है, कोहेरेंस को मेंटेन कैसे रखना है, यू विल फाइंड अ ब्लैंक आंसर। प्लीज मेक इट श्योर इन चीजों को सीख लीजिएगा। ऐसे फेल करना आसान काम नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आगे हमारे पास है सिंगलिंग द शिफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा जी, आप जो है वो पिछले पैराग्राफ की बजाय अगले पैराग्राफ के शुरू में भी कुछ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक है जो हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। अब आपने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लिखा, अब ग्लोबलाइजेशन की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पे बात की। अब अगले पैराग्राफ के जो अंदर आप बात करोगे वो ये बात कर सकते हो, पॉलिटिकली टू ग्लोबलाइजेशन हैज अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। अब मुझे ये बताएं कि अब इस पैराग्राफ में वो किसकी बात करना जा रहा है पॉलिटिकली टू ग्लोबलाइजेशन। इसमें वो कौन सी बात करेगा? पॉलिटिकली टू ग्लोबलाइजेशन हैज हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट, किस चीज की बात करेगा? वो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर बात करेगा। शाबाश, वेरी गुड मानो। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर बात करें। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्लो एंड कोहेरेंस जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी गुड राइटिंग के। हम तब तक अच्छा नहीं लिख सकते जब तक हमने अच्छा जो है वो पढ़ा नहीं होगा, जब तक हमें मेथड नहीं आता होगा। फ्लो हमारे पास वो आइडिया होता है जो लॉजिकली ट्रांजिशन जो है वो मूव करते हैं। कोहेरेंस हमारे पास वो नोशन है कि सारे का सारा जो पैराग्राफ है वो हमारे पास एक यूनिफाइड आइडिया होना चाहिए। उस्मान तारिक का एक ही हमें आइडिया नजर आना चाहिए। जब हमारे पास टॉपिक एक सेंटेंस से जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं दूसरे से, तो इसका मतलब है कि पैराग्राफ हमारे पास कोहेरेंट बन जाता है। इस तरह से जब आप लिखते हैं तो तब आप एक कोहेरेंट वे में जो है वो चलते हैं। मैं जानता हूँ कि बाजू का आप फील करते हैं कि सर ये रूल्स एंड रेगुलेशन इस्तेमाल करते करते तो हम शायद वैसे भूल ही ना जाए। लेकिन देखो, मैं वही कहूंगा कि मुस्तकिल मिजाजी और बार बार लिखने से तरीके का आएगा। ऐसे अपने असूलों को आपके लिए नहीं बदल सकता कि आपको जो है वो ये मुश्किल लगते हैं तो ऐसे अपने रूल्स को बदल ले। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छा लिखें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे एक मैकेनिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जहां तक कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइए। कोई ऐसी चीज जो अभी तक आपका क्वेश्चन है वो बता सकते हैं।
मैंने एक किताब रिकमेंड की थी, तो मेरे पास कुछ फीडबैक आया उसका। मैं बेसिकली उतने पेजेस आपको बता देता था जितने मैं खुद पढ़ लेता था, तो मुझे लगा आप भी पढ़ लेंगे। बट अभी मुझे पता चला कि थोड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। तो द गुड न्यूज इज कि आई हैव डिसाइडेड, तो मैं आपके लिए पेजेस जो हैं वो कम कर दूं ताकि आप लोग उनको जरूर पढ़ सकें। मैंने एक किताब रिकमेंड की थी लास्ट टाइम, योवल नो हरारी के, और 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। हम सेक्शन बी की अब बात कर रहे हैं। फ्लो कोहेरेंस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर, मैं देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। अच्छा, हमारे पास जो है इस किताब के अंदर चैप्टर 4 है हमारे पास, इक्वालिटी के नाम, इक्वालिटी के नाम से। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे पास 10 ही पेजेस हैं। 76 पे ये हमारे पास शुरू होता है, और ये हमारे पास 84 पे जो है वो खत्म हो जाता है। तो आई एम श्योर कि 10 पेजेस किए जा सकते हैं। इज इट इनफ? नाइन इंस्टा एंड द रेस्ट ऑफ द पेपर, 10 पेजेस काफी हैं? ये तो हम कर सकते हैं ना, चैप्टर 4 जो है वो। अच्छा, अब ये जो चैप्टर 4 है इसमें करना क्या है? इसमें डेटा जो है वो मिलेगा इंग्लिश ऐसे ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, जब मैंने ये जो है वो हमारे पास, ऑब्वियसली उससे करेंगे, ऑब्वियसली उससे करेंगे, उसको क्यों नहीं करेंगे, उसको जरूर करेंगे, लेकिन मैं ग्लोबलाइजेशन के हवाले से बता रहा था आपको। ठीक है, इससे हमें डेटा मिलेगा हमारे पास जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। जब हम ग्लोबलाइजेशन जो है वो, ओके, ठीक है, ठीक है, हम चैप्टर 2 पे जो है वो चले जाते हैं। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। वर्क व्हेन यू ग्रो अप यू माइट नॉट हैव a जॉब, लिबर्टी, इक्वालिटी। बुक नेम नहीं लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट इंस्टा, मैं जो है वो इसे देखता हूँ। हमारे पास जो है, ओके, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए अच्छा, 2 चैप्टर इजीली हो सकते हैं डेली बेसिस। खैर, आप 2 चैप्टर कर लीजिएगा, बाकी लोग जो हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हम सिर्फ 10 पेजेस पे लेके चलते हैं। आपका मेजर इंग्लिश आया ना, इसलिए आपको इजी लगता है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि चैप्टर नंबर 4 में ग्लोबलाइजेशन का डाटा आपको मिल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, डीग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है, हमने इस किताब को रिफर करना है, और इस किताब का रेफरेंस कैसे देना है अपने इंग्लिश ऐसे के अंदर, उसका तरीकेकार मैं लिख के आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। उसका तरीकेकार मैं आपके ग्रुप में बता रहा हूँ। आमिर, आप जब कोट करते हैं, मानो जब आप कोट करते हैं, तो आप लोग इन तमाम चीजों को जरूर देखेगा। मैं अभी क्लास एंड पे जो है वो मेंशन करूंगा, आई राइट देयर, कि आपको कोट कैसे करना हो, कोट करने का तरीकेकार। और हमारे पास ये किताब जो है वो इसका चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो हमें कोर्स देगा। और हम इस किताब में से कोटेशंस को कैसे पुट करेंगे अपने पेपर में, वो आपको पता चलेगा। और ये किताब जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक कोई भी ऐसे आ जाए, इट इज अ गोल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर। ये किताब आपका ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, और ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी आ जाए, तो उससे मुतल्लिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नहीं, आपको पता है कि हमारे पास पीएमएस में ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कितना फेवरेट टॉपिक है, एग्जामिनर छोड़ता ही नहीं है, जान ही नहीं छोड़ता, इवन सीएसएस में भी नहीं छोड़ता। सो ग्लोबलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ताल्लुक है, क्या लिंक है, वो हमें ये चैप्टर 4 बताएगा। ये दूसरी एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी। तो पहला, कि आपके पास फाइल शेयर हो जाएगी, फ्लो एंड कोहेरेंस की, इसे एक दफा खुद से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि भाई आखिर बनाओगे कैसे, फ्लो को और कोहेरेंस रखोगे कैसे। फिर ये चैप्टर 4 जो है वो पढ़ने के बाद सोना है। 10 पेजेस हैं, डॉक्टर हसन साहब, पेशेंट नहीं चेक करने चले जाने आपने। ठीक है, इनके ऊपर काम करना है, इनको जो है वो इन पेजेस को पढ़ना है। मलिक नवाज साहब, उस्मान तारिक,
इद्रा, सरमद, यू पीपल आर रिक्वेस्टेड कि इसको आपने पढ़ने के बाद अपने ग्रुप में मेंशन करोगे कि एक्टिविटी कंप्लीटेड, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग हैं जिन्होंने ये 10 पीजी सिर्फ पढ़ लिए हैं। एंड बिलीव मी, आपके 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, डॉक्टर आमिर साहब आपने तो लाजमी करने हैं। डॉक्टर आमिर साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा इंसानियत सोच बंदे हैं, तो ये चले जाते हैं छोड़ छाड़ के। ले जी, दिस इज समथिंग फॉर टुडे। और आज का सीएसएस का जो रिजल्ट था, इट वाज एन आई ओपनर, आंखें खोल देने वाले रिजल्ट है उन लोगों के लिए जो अभी तक अपनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड आई एम हैप्पी फॉर डॉक्टर आमिर कि आमिर साहब आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस डेली करते हैं। दैट्स वेरी शाबाश सर। हम इससे डाटा लेके ऐसे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, यही तो मैंने आपको कहा है कि मैं लिख के बताऊंगा। रेफर करना कैसे है, मैं कोई कोट जो है वो आपको लेके बताऊंगा कि ऐसे कोट क्या क्या। ठीक है, मैं खुद उसमें जो है वो लिख के बताऊंगा। जो चीजें मैं बता रहा होता हूँ वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब चीजें आप करोगे नहीं तो ये मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा काम होता है। और मैं वंस अगेन इसी चीज पे अपनी क्लास का इख्तिताम करूंगा, यही चीज समझाते हुए जो मर्जी अब पढ़ते चले जाओ, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपका सीएसएस नहीं हो सकता जब तक आपने ऐसे को टाइम नहीं दिया। ऐसे आपके सारे के सारे सीएसएस को खींच के जीरो पे ला देगा, आपकी सारी की सारी मेहनत को जीरो पे ला देगा अगर आपने इन चीजों को फॉलो नहीं किया। तो प्लीज कीप फॉलोइंग ऑल दीज पीसेस ऑफ पोजिशन। एंड आई एम श्योर कि अल्लाह ताला की जात जो है वो हमें उन लोगों में जो है वो जरूर करेगा कि जिन पर उनका खास फजल होता है। तो होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।